हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी जे ओलंपियाड्स एंड एपी फिजिक्स विद अम्बरीश। तो आज मैं आपके लिए एक इरोडोव का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है बच्चों को, बहुत मतलब बच्चों को क्या, टीचर्स को भी बहुत परेशान करता है। ये मुझे तो हो गया 17 साल टीचिंग करते हुए, है ना। और कभी भी हिम्मत नहीं हुई इसकी एग्जैक्ट इक्वेशंस बनाने की, बट फाइनली आज हिम्मत करके इसकी इक्वेशंस बनाई हैं, उनको सॉल्व भी किया है। क्या इसका सॉल्यूशन है? कहीं कहीं पे दिया हुआ है, जैसे कुछ पॉपुलर सॉल्यूशन बुक्स हैं, उनमें सॉल्यूशन दिया तो हुआ है, लेकिन वो सॉल्यूशन में कुछ चीज़ एज्यूम कर लिया बिना प्रूफ के। मतलब ऐसा लैंग्वेज लिख दिया कि क्लियरली ऐसा होगा या ऑब्वियसली ऐसा होगा, जो कि लिख दिया है क्लियरली और ऑब्वियसली, और बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं है। इस तरह का सॉल्यूशंस प्रेजेंट है, पॉपुलर कुछ इरोडो सॉल्यूशन बुक्स हैं, आप देख देख लेंगे, उसमें नज़र आएगा। लेकिन इट टर्न्स आउट कि ये क्वेश्चन जो है ये नाइटमेयर है। अगर हाथ से आप सॉल्व करने जा रहे हो पूरी इक्वेशंस, तो इट्स रियली ए नाइटमेयर। इट कैन बी डन यूजिंग हैंड, बट लंबा टाइम लगेगा, काफ़ी टेढ़ा क्वेश्चन है। तो आज हिम्मत करके इसकी मैंने वीडियो बनाने की डिसाइड की, और आज प्रेजेंट करने वाला हूँ। इसका वीडियो देखना। इसमें क्या है, देर लॉट ऑफ पिटफॉल्स, काफ़ी सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं और गलती से सही सोल्यूशन आ जाता है इसका कई बार। ठीक है, तो मेक श्योर कि गलती से सही आंसर ना लेके आ गए हो। ठीक है, मतलब ये T20 मैच थोड़ी ना है कि कैसे भी 4 रन चले गए बाय लेग, बाय नो बॉल, वाइट बॉल के। ठीक है कि नहीं? तो मेक श्योर कि करेक्ट तरीके से करेक्ट आंसर आए। कोई गलत एजम्पशन लेके सही आंसर आया तो उसमें तो कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी। क्वेश्चन क्या है? A small body A is fixed to the inside of a thin rigid hoop of radius capital R and mass equal to that of the body। तो क्या है, यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है, और ये जो हुप है, इस हुप का भी मास m है। ओके। The hoop rolls without slipping over a horizontal plane. At the moment when the body A gets into the lower position, the center of the hoop moves with the velocity v naught। तो जब ये लोएस्ट पॉइंट पे है तब इसकी वेलोसिटी v naught है। एट वॉट वैल्यूज ऑफ v naught विल द हुप मूव विदाउट बाउंसिंग। तो v naught की क्या परमिसिबल वैल्यूज हो सकती है कि हुप जो है बाउंस किए बिना चल सके। ओके। एज्यूम दैट सरफेस इज सफिशिएंटली रफ। ओके। तो ये बात जो है इरोडोव ने लिखी नहीं थी, लेकिन ये मैंने ब्रैकेट में ऐड किए ताकि एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ कर सके। ये एजम्पशन इनहेरेंट है प्रॉब्लम में, लेकिन मेंशन नहीं किया अलग से। ऑल्दो रोल्स विदाउट स्लिपिंग ये लिख दिया, मतलब इसका मतलब इन अ वे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, बट इसका ये भी मतलब निकलता है कि इनिशियली इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, में भी बाद में स्लिपिंग हो रही है। ठीक है नहीं? तो अगर मन है तो करके देखो इसको, बहुत टेढ़ी इक्वेशंस बनने वाली हैं, हाथ से देखो। बहुत पराक्रम दिखाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। और नहीं तो मेरा हाथ पकड़ के चलते हैं आगे, देखते हैं सोल्यूशन इसका। ओके, लेट्स सी। तो देखो इसमें क्या क्या इक्वेशंस बनाने वाला हूँ। एसेंशियली मैं 3 इक्वेशंस बनाने वाला हूँ। एक एक टॉर्क की इक्वेशन बनाने वाला हूँ, एक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाने वाला हूँ, और तीसरी जो है एक्सटर्नल फोर्स की इक्वेशन बनाने वाला हूँ। ठीक है, और हम देखेंगे 3 इक्वेशंस और 3 अननोन से फिर हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्ड बात करता हूँ अभी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस इज ओमेगा स्क्वायर आर अपवर्ड्स। तो ये हमें, ये स्टैंडर्ड फैक्ट है। अगर कोई भी प्योर रोलिंग व्हील होता है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होता है ये ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फैक्ट है जो रोटेशनल मैकेनिक्स में हम पढ़ते ही हैं। ओके। तो वी शैल एज्यूम प्योर रोलिंग अंटिल द रिंग लूजेस नॉर्मल रिएक्शन से एट सम एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल। तो हमने क्या मान लिया कि हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल ऊपर इस पोजीशन में मान लो नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग थीटा पे नॉर्मल रिएक्शन खत्म करने के लिए हमको अलग अलग वी नॉट की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसमें से मैक्सिमम परमिसिबल क्या हो सकता है। ठीक है, वो हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या माना हमने, रिंग लूजेस नॉर्मल रिएक्शन एट सम एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल as shown in the figure। note that no matter how rough the surface, slipping is inevitable as the normal reaction reduces to zero। देखो अगर मान लो कहीं पर भी ये बीड है, यहाँ पे देखो, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट के फ्रेम से देखें तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का ओमेगा स्क्वायर आर अपवर्ड एक्सेलरेशन है, तो स्यूडो फोर्सेस लगाने पड़ेंगे बीड पे, एक ये एम जी और एक ये एम ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। एंड ऑफ कोर्स व्हील के खुद के सेंटर पे जो स्यूडो फोर्स और एम जी लगेगा उसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा ए के अबाउट। तो इसका मतलब क्या, टाउ इजकल टू आई अल्फा अगर इक्वेशन लगाओगे तो किसी भी पोजीशन में अगर टाउ इजकल टू आई अल्फा लगाओगे एक्सेप्ट टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट पॉइंट, तो अल्फा तुम्हारा नॉन जीरो रहने वाला। अल्फा अगर नॉन जीरो रहने वाला है, इसका मतलब क्या, फ्रिक्शन भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इन दोनों के कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम टॉर्क देखने चलेंगे, तो मतलब अगर अल्फा अगर कुछ आ रहा है तो जनरली फ्रिक्शन इन जनरल हम कह नहीं सकते कि फ्रिक्शन जीरो है। ठीक है,
तो टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ऑफ कोर्स अल्फा मेरा जीरो होने वाला है, ठीक है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हो गया और फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, यानी म्यू इन्फिनिटी है, इज इट नॉट? तो वो तो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने के जस्ट पहले थोड़ा बहुत स्लिपिंग होगी इसके अंदर, ठीक है। स्लिपिंग इज इनएविटेबल एज द नॉर्मल रिएक्शन गोज टू जीरो एंड द व्हील हैज सम एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इज लॉस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट द टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट है तो फिर हो सकता है कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रहा है तो फिर फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अल्फा जीरो हो जाएगा। नाउ अप्लाइंग एप्रोप्रिएट स्यूडो फोर्सेस एंड फॉर्मिंग टॉर्क इक्वेशंस अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस के ऊपर टॉर्क इक्वेशन देखते हैं। तो एक इसके एम का टॉर्क होगा, इसके स्यूडो फोर्स का टॉर्क होगा, बाकी ये एम और ये स्यूडो फोर्स का तो टॉर्क जीरो ही होगा। तो ये इक्वेशन हमने क्या बना दी, एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस थीटा। तो देखो इसकी आर्म क्या होने वाली, ये मेरी आर्म आर कॉस थीटा होने वाली है, ठीक है। ये आर कॉस थीटा है और ये एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, रिंग का खुद के सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर, लेकिन पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट लगेगा तो एक और एम आर स्क्वायर, तो रिंग का खुद का तो हो गया टू एम आर स्क्वायर। और इसका क्या होगा, इसके लिए ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा, मास इंटू ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसके लिए क्या कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आएगा हमारा, और माइनस का फिर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा मेरा जो है सॉरी कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा होगा, तो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखा हमने इस, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्टिकल जो है इसका आर साइन थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर कॉस थीटा होगा, राइट। तो जो भी है, मतलब ये सिंप्लीफाई करके देख सकते हो क्या आएगा हमारे पास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इंटू आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, ठीक है। टाउ इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन बना दी, और इसमें से मास कैंसिल कर दोगे, एक आर कैंसिल कर दोगे, तो फिर फाइनली सिंप्लीफाई होके ये मेरी इक्वेशन आ गई टाउ इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन, ठीक है। अगली इक्वेशन में बनाने वाला हूँ एनर्जी कंजर्वेशन की। तो एनर्जी कंजर्वेशन में देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है और ये आगे वी नॉट से जा रहा है, इस टाइम पे ये नीचे वाले मास की तो कुछ है ही नहीं काइनेटिक एनर्जी, क्यों, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस पे पड़ा हुआ है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस की वेलोसिटी तो वैसे ही जीरो होती। तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी है रिंग की काइनेटिक एनर्जी है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, टू एम आर स्क्वायर, और इसकी ओमेगा कितनी है, वो वी नॉट से अगर ये चल रहा है तो वी नॉट बाय आर इसकी ओमेगा हो गई। तो हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, राइट। और रेफरेंस हमने इसी लेवल को मान लिया, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो स्मॉल एम की जीरो हो गई यहाँ पे। फाइनली जब यहाँ पे पहुंचा तो कितनी हाइट हो गई इसकी, आर इंटू वन प्लस साइन थीटा। तो एम जी आर इंटू वन प्लस साइन थीटा तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, एंड प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वापस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का जो होगा इसके अबाउट तो टू एम आर स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम इंटू आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर साइन थीटा। वो देख सकते हो, कोसाइन रूल लगाओगे, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा में साइन थीटा दिख जाएगा तुमको आता हुआ, ठीक है। माइनस प्लस देख लेना, ओके। तो इसको आप सिंप्लीफाई किया, वापस इसमें m को कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ गई मेरी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन, राइट। और तीसरी इक्वेशन क्या बना सकता हूँ मैं, तीसरी इक्वेशन बना सकता हूँ सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू सिग्मा एम आई ए आई, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस सिग्मा एम आई ए आई लगा सकता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में लगाने वाला हूँ ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, जो रिंग है, रिंग के सेंटर का तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, तो इसका तो कुछ वर्टिकल एक्सेलरेशन है ही नहीं। अच्छा, इस वाले का क्या है, देखो इस वाले का इस तरफ ओमेगा स्क्वायर आर है, तो ओमेगा स्क्वायर आर का नीचे की तरफ साइन थीटा पड़ेगा, और इस तरफ क्या है, आर अल्फा। अगर यहाँ पे कहीं है तो हमने देखा था पीछे एफबीडी में टॉर्क हमारा इस सेंस में पड़ रहा था, तो इसका आर अल्फा कॉस थीटा नीचे पड़ेगा, राइट। तो टोटल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा और आर अल्फा कॉस थीटा, देखो वही लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस आर अल्फा कॉस थीटा मास्ट। और नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम जी और एम जी, टू एम जी इज इक्वल टू सिग्मा एम आई ए आई इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो वो ये हो गया एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस आर अल्फा कॉस थीटा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, मास कैंसिल कर दिया, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई वर्टिकल डायरेक्शन में सिग्मा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू सिग्मा एम आई ए आई, ठीक है। तो अब मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं और तीन अननोन्स हैं। एक इक्वेशन ये है मेरी टॉर्क वाली इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है मेरी एनर्जी की कंजर्वेशन की इक्वेशन, और तीसरी इक्वेशन है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये तीन इक्वेशंस में तीन अननोन्स क्या क्या है मेरे, देखो तो अल्फा अननोन है मेरा, ओमेगा अननोन है और वी अननोन है, वी या हाँ जो ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो उसको मैं वी बोल रहा हूँ, या फिर हाँ यस ठीक है, अल्फा ओमेगा और इनफैक्ट वी नॉट ये अननोन है हमारा, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अल्फा ओमेगा और वी नॉट, ठीक है। क्या लिखा मैंने, नाउ इन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वी हैव थ्री अननोन्स, नेमली अल्फा ओमेगा एंड ये वी नॉट होना चाहिए था, ठीक है, वी नॉट। तो एंड वी कैन नाउ सॉल्व फॉर देम। अब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके भी अच्छा खासा झमेला होने वाला है, लेकिन हो जाएगा ये सॉल्व, ठीक है, एलिमिनेट करके
ध्यान से अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके जो आएगा, मैंने तो खैर मैथमेटिका से सॉल्व किया, बुल वर्क करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आई जस्ट यूज मैथमेटिका, बट यू कैन डू इट बाय हैंड। तीन अननोन्स, तीन इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, ये क्या है, ये वो वेलोसिटी है जिससे थीटा एंगल पे कॉन्टैक्ट लूज होगा, राइट। दिस इज द वेलोसिटी एट विच द नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स जीरो एट थीटा एंगल। तो हम क्या चाहते हैं, किसी भी केस में हमारा नॉर्मल रिएक्शन कहीं पर भी जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी थीटा पे जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, परमिसिबल वेलोसिटी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू मेक द नॉर्मल रिएक्शन जीरो एट एनी एंगल थीटा, इफ यू वांट द रिंग टू बाउंस नोवेयर द वेलोसिटी मस्ट नॉट एक्सीड द, इसकी जो है हमारी मिनिमम वैल्यू से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो अब वर्टिकल एक्सेलरेशन तो देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट साइड में अगर कहीं पे एम पहुंचा हुआ है और राइट साइड में उसी लेवल पे एम पहुंचा हुआ है, तो हम देख सकते हैं सिमेट्री से अल्फा तो सेम होने वाला है और ओमेगा स्क्वायर आर भी सेम होने वाला है। यानी वर्टिकल एक्सेलरेशन तो वर्टिकल पोजीशन के अबाउट सिमेट्रिक होने वाला है, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम वर्टिकल एक्सेलरेशन मिलने वाला है। चाहे इसको पोजीशन ए नाम दे दो, इसको पोजीशन बी नाम दे दो, तो ए और बी पोजीशन पे सेम वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही देख लेते हैं। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही मिनिमाइज कर लेते हैं, किस एंगल के लिए मिनिमम अलाउेबल वी आता है, तो हम उसी वी को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उस वी से क्या इंश्योर हो जाएगा कि कहीं पर भी हमारा कॉन्टैक्ट लूज ना हो। अलग अलग थीटा पे कॉन्टैक्ट लूज करने के लिए अलग अलग वी है, लेकिन किसी पे भी अगर नहीं लूज करना है तो क्या करोगे, उनमें से मिनिमम वाला वी चूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा, दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू मेक द नॉर्मल रिएक्शन जीरो एट एनी एंगल थीटा, if you want the ring to bounce nowhere, velocity must not exceed the RHS of equation 4। अब वापस ये इक्वेशन देखने में बहुत ही गंदी है, इसको मिनिमाइज कैसे करें ये भी देख के बहुत आलस आ जाएगा देख के, इसको कैसे मिनिमाइज करें, इतना गंदा सा एक्सप्रेशन है। बट टर्न्स आउट कि मैनेजेबल तो है। तो कैसे, इसमें क्या करो, साइन थीटा को एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, और क्योंकि तुम 0 से लेके पाई बाई 2 तक की पोजीशंस को एनालाइज करने वाले हो, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा तुम्हारा 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करने वाला है, और 0 से 1 के बीच में यानी साइन थीटा को एक्सपोर्ट करोगे तो एक्स मेरा 0 से 1 के बीच में वेरी करने वाला है। ठीक है, और उसी के अंदर हमें देखना है कि क्या होने वाला है हमारे फंक्शन का। ठीक है, ओके। ऑल्सो सिंस द वर्टिकल एक्सेलरेशन सिमेट्रिक, अच्छा ये बात तो पढ़ ली थी हमने, थीटा जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में हम एनालाइज करने वाले हैं, यानी एक्स को 0 से 1 के बीच में एनालाइज करने वाले हैं। अगर एक्स को मैं साइन थीटा पुट कर दूं, तो साइन थीटा को पुट कर दूंगा, और ये रूट जी आर तो कांस्टेंट ही है, तो इसकी चिंता नहीं करते, बाकी चीज को मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, रूट जी आर तो एनीवे हमारा कांस्टेंट ही है। तो साइन थीटा को एक्स पुट करोगे तो ये 2x³ प्लस 11x² प्लस 20x प्लस 15 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है देखो, तो मैंने क्या मान लिया इसको, सम रैशनल आई मीन रैशनल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप का रैशनल एक्सप्रेशन है, और अभी इसका मिनिमाइजेशन मेरे को देखना है। तो अभी क्या है देखो, इसको इसका डेरिवेटिव लेके हम देखते हैं डेरिवेटिव क्या आता है। तो इसका डेरिवेटिव लोगे, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करोगे, तो इसका डेरिवेटिव जो है फैक्टराइज होकर फाइनली इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और x को तुम्हें 0 से 1 के बीच में वेरी करना है, तो ये तो तुम्हारा क्लियरली पॉजिटिव है, ये टर्म भी क्लियरली पॉजिटिव है, और 0 से 1 के बीच में ये वाला टर्म क्लियरली नेगेटिव है, राइट। ये वाला टर्म नेगेटिव है, और ये तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर है, तो वैसे ही पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या, ओवरऑल जो हमारा डेरिवेटिव है 0 से 1 के बीच में नेगेटिव है। इससे क्या बात समझ में आती है कि मोनोटोनिक है हमारा फंक्शन, लगातार नेगेटिव है थ्रू आउट। अगर साइन चेंज हो रहा था तो फिर हम कहते हैं कि मोनोटोनिसिटी चेंज हो जा रही है ना। लेकिन अभी क्या है, ये मोनोटोनिक फंक्शन है 0 से 1 के बीच में, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आने वाली है, x इक्वल टू 1 पे, और x इक्वल टू 1 यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 यानी थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे हमारा ये मिनिमम ऑब्टेन होने वाला है। ठीक है, तो बस अब तो सिंपल है, अभी क्या करो, अब इस एक्सप्रेशन में थीटा को पाई बाई 2 डाल दो और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो थीटा को पाई बाई 2 डालोगे तो न्यूमरेटर इवैल्यूएट होकर देखो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 20 तुम्हारा 35, 35 प्लस 11 46 प्लस 2 48, ये 48 हो जाएगा, और नीचे देखो 1 प्लस 4 प्लस 1 6, 48 अपॉन 6 कितना हो गया 8। तो बस कितना आ गया हमारा, ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई हमारी, मैक्सिमम अलाउेबल वेलोसिटीज अंडर रूट 8 GR। ठीक है, तो ये इसका एनालिसिस था, इसमें भी मैंने मैथमेटिका यूज़ किया, हाथ से पूरा करोगे तो अच्छा खासा और मेहनत लगेगी, मैंने भी बहुत दिमाग खर्च किया इस प्रॉब्लम पे, बहुत जगह केयरफुली कैलकुलेशन नहीं करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड अभी जुगाड़बाजी से नहीं करोगे, बुक्स की जुगाड़बाजी को इग्नोर कर दोगे जहाँ जहाँ इसका सोल्यूशन जुगाड़बाजी से किया हुआ है। ठीक है, एंड यू विल डू अ करेक्ट एनालिसिस, कुछ सीखने को मिला होगा आई एम श्योर इन दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप, एंड
और यार इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना पॉसिबल हो, क्योंकि यही तो मेरी कमाई है, जो तुम लोग शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो। सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो मेरा खून बढ़ता है, मेरी एनर्जी बढ़ती है, मेरा मन करता है और वीडियोस आप लोगों के लिए करूँ। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and keep coming back to my channel. I'll wait for you and as always, God bless you all. Thank you.